हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एनएस लर्निंग एकेडमी। जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग बिजनेस स्टडी पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसकी डिटेल मैंने यहाँ भी लिखी हुई है आप लोग की। क्लास 11 की बिजनेस स्टडी पढ़ रहे हैं हम लोग। पार्ट बी हमने स्टार्ट किया हुआ है, यूनिट 7 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ओके, इसके लिए मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ जाके आप लोग देख लीजिएगा। उसमें मैंने आपको सिग्निफिकेंस और नेचर के बारे में पढ़ाया था और थोड़ा सा सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस के बारे में बताया था कि अकॉर्डिंग टू टाइम और अकॉर्डिंग टू ओनरशिप ये दो टाइप का होता है। ठीक, यहाँ पे अब हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू टाइम ये 3 तरह का होता है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस, मीडियम टर्म फाइनेंस और शॉर्ट टर्म फाइनेंस। ओके, तो देखिए, लॉन्ग टर्म फाइनेंस जिसे हम हिंदी में दीर्घकालीन वित्त कहते हैं, मीडियम टर्म फाइनेंस जिसे हम हिंदी में मध्यकालीन वित्त कहते हैं, शॉर्ट टर्म फाइनेंस जिसे हम हिंदी में अल्पकालीन वित्त कहते हैं। ठीक, अब लॉन्ग टर्म का मतलब क्या हो गया? लॉन्ग टर्म का मतलब ये हो गया कि एक बार अगर कंपनी ने फाइनेंस इकट्ठा कर लिया इन सोर्सेज से, ये सोर्सेज कौन से? जैसे इक्विटी शेयर्स इशू कर दिए, हिंदी में जिसे समता अंश कहते हैं, प्रेफरेंस शेयर इशू कर दिए, पूर्वाधिकार अंश कहते हैं, डिबेंचर्स इशू कर दिए जिसे ऋण पत्र कहते हैं, और रिटेन्ड अर्निंग से। तो ये मतलब कंपनी को ना जल्दी वापस नहीं करने पड़ते। ठीक, इक्विटी शेयर वगैरह तो तब वो वापस करता है जब वाइंडिंग अप होता है। वाइंडिंग अप मीन्स समापन होता है, हिंदी में समापन कहते हैं, मीन्स जब कंपनी खत्म हो रही होती है तब इनको हम वापस करते हैं। ठीक, डिबेंचर्स वगैरह तो हम आगे पढ़ेंगे कि इन्हें रिटर्न कर देते हैं, मतलब लेकिन फिर भी ना लॉन्ग टर्म ही होता है ये। चलिए देखिए, उसके बाद आता है आपका मीडियम टर्म, जिसके अंदर है आपका डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर, पब्लिक डिपॉजिट एंड कमर्शियल बैंक्स, ऋण पत्र, पूर्वाधिकार अंश, जन निक्षेप और व्यापारिक बैंक। ओके, ये मीडियम टर्म के सोर्स हैं फाइनेंस के। ठीक है, अब देखिए इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, मैं ये बता क्यों रही हूँ, ये सिर्फ इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों को पता चले। अगर आपके एमसीक्यू में आ जाए, 4 ऑप्शन दे दे और आपसे पूछ ले कि बताइए इसमें से कौन सा लॉन्ग टर्म फाइनेंस है, सोर्स है बिजनेस फाइनेंस का, तो आप बता सको उसमें से। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे जैसे आपका डिबेंचर्स है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, प्रेफरेंस शेयर यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो यानी डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर आपका लॉन्ग टर्म फाइनेंस भी हो सकता है, सोर्स का लॉन्ग टर्म सोर्स भी हो सकता है फाइनेंस का, और मीडियम टर्म भी हो सकता है। ओके, उसके बाद बात करते हैं हम शॉर्ट टर्म फाइनेंस की, अल्पकालीन वित्त। यहाँ पे देखिए हमने पढ़ा कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक कैसे फाइनेंस अवेलेबल करवाता है? ये कुछ 3 पॉइंट्स हैं आपके। ओके, जिसके अंदर है आपका ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट और डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। ओवरड्राफ्ट क्या होता है? किसी को पता है? नहीं पता है तो चलिए मैं बता देती हूँ। ठीक है, ये रफ करती हूँ मैं यहाँ से, यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं ये। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, देखिए ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है कि जैसे कि मान लीजिए मेरा कोई करंट अकाउंट है किसी कंपनी में। ओके, बिजनेस के लिए एज यू नो कि करंट अकाउंट ही खुलवाना पड़ता है। करंट अकाउंट है किसी कंपनी में, तो वहाँ के लिए मैंने अपना 1 लाख का क्या किया है? चेक इशू किया है। ठीक है, 1 लाख का चेक इशू किया, लेकिन मेरे अकाउंट में उस वक्त एट प्रेजेंट 90,000 है। तो जो डिफरेंस है हमारा 10,000 का, उसके पीछे क्या मेरा चेक बाउंस हो सकता है? नहीं, क्योंकि मेरी रोज की 1,00,000 1.5 लाख की ट्रांजैक्शन होती है, तो क्या होगा? ये चेक मेरा बाउंस नहीं होगा। कंपनी नॉट कंपनी, यार क्या हो रहा है ये? देखिए जो बैंक है वो मुझे एक फैसिलिटी दे देगा कि वो मेरा चेक क्लियर कर देगा। तो ये जो 10,000 है, ये जो मुझे मिले हैं, ये एज अ ओवरड्राफ्ट मिले हैं। ओके, चलिए ये तो हो गया ओवरड्राफ्ट। उसके बाद कैश क्रेडिट हो गया कि हम जाके उधार ले लेते हैं। ठीक, इसके अंदर एक पॉइंट और आता है आपका शॉर्ट टर्म लोन्स वगैरह, मैंने उसे लिखा नहीं क्योंकि वो भी इसी टाइप का होता है। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स रिसीवेबल, यहाँ पे मुझे समझाना है आप लोगों को कि बिल्स रिसीवेबल क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ मैं आप लोगों को। मान लीजिए मिस्टर ए ने कुछ गुड्स सेल की हैं मिस्टर बी को, गुड्स सेल की है मिस्टर बी को। ओके, ऑन क्रेडिट। कैसे बेची हैं? ऑन क्रेडिट, उधार बेची हैं। तो जब उधार बेची है तो इन्होंने कहा कि भाई देखिए आप एक काम कीजिए, एक बिल ड्रॉ कर दीजिए, एक बिल ड्रॉ कर दीजिए। मैं क्या करूँगा, आपको इस बिल की 3 महीने बाद पेमेंट कर दूँगा। ठीक है, ये पेमेंट कर देंगे। तो अब ये जो बिल है, ये बिल ये रिसीव करने वाले हैं, तो इनके लिए क्या हो जाएगा? ये रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल, जिसे इन शॉर्ट हम BR कहते हैं। और ये पे करने वाले हैं, तो ये बिल इनके लिए क्या हो जाएगा? बिल्स पेबल। ये रफ कर देती हूँ मैं यहाँ से। हाँ, ये बिल क्या हो जाएगा इनके लिए? बिल्स पेबल। ओके, ये इनके लिए लायबिलिटी हो जाएगी और ये इनके लिए असेट्स हो जाएगी।
ठीक, अब इन्होंने बिल ड्रॉ किया है तो ये ड्रॉर हो जाएंगे, ये अकाउंट्स में पढ़ेंगे वैसे तो आप लोग, लेकिन यहाँ पर टर्म आई है तो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये ड्रॉर हो जाएंगे और ये एक्सेप्ट करेंगे, इसलिए ये ड्रॉ ही हो जाएंगे। ओके, चलिए देखिए, अब मिस्टर ए हो गए और ये मिस्टर बी होगा। अब बात एक चीज़ और है यहाँ पे, फॉर बी मिस्टर ए क्या हैं, क्रेडिटर हैं, जिसे हिंदी में हम लेनदार कहते हैं, और फॉर ए मिस्टर बी क्या है, डेटर हैं, देनदार कहते हैं। हिंदी में तो इजी है, लेने वाला लेनदार, देने वाला देनदार। ओके, डेटर एंड क्रेडिटर, क्लियर है। तो अब यहाँ पे जो टर्म आई है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, ओके, डिस्काउंट का क्या मतलब होता है, तो देखिए जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, ये बिल कितने महीने का था हमारा, 3 महीने का। अब मिस्टर ए को 3 महीने तक वेट करना पड़ता, किसके लिए, मान लीजिए ये बिल आपका जो अमाउंट है वो 10,000 का है, 10,000 रिसीव करने के लिए मिस्टर ए को कितने महीने वेट करना पड़ता, 3 महीने। लेकिन भाई देखिए पैसों की ज़रूरत तो सबको होती है, तो मिस्टर ए को भी हो गई, तो उनको लगा कि भाई मुझे तो पैसों की ज़रूरत जल्दी है, 1 महीने के अंदर उन्हें ज़रूरत हो गई, तो उन्होंने क्या किया, वो चले गए बैंक, इस बिल को लेके वो बैंक चले गए। बैंक वालों ने क्या कहा कि ठीक है हम आपको पेमेंट तो कर देंगे, ठीक, लेकिन हम कितने देंगे आपको, 9,800 रुपये। तो ये जो डिफरेंस है इसके बीच का 200, ठीक, ये क्या हो जाएगा आपका डिस्काउंट, और इसी को क्या कहते हैं, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, कि मिस्टर ए ने जो बिल था उसे जाके डिस्काउंट करवा लिया, किससे, बैंक से, ठीक है। उसके बाद ट्रेड क्रेडिट, ट्रेड क्रेडिट क्या होता है, ट्रेड क्रेडिट होता है लाइक हम गुड्स को परचेज करते हैं जाके, हमेशा तो पैसा होता नहीं है तो क्या करते हैं हम लोग उधार ले लेते हैं, तो वो भी एक सोर्स ऑफ फाइनेंस हो गया। आईसीडी होता है इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स, अंतर कंपनी जमाएं, जिससे मतलब इसका मतलब हो गया कि हम कंपनीज में क्या करते हैं, कुछ पैसा वगैरह एफडी कर देते हैं, जमा करवा देते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब ये किसके अकॉर्डिंग पढ़ा था हमने, टाइम के अकॉर्डिंग। अब हम पढ़ेंगे ऑनरशिप के अकॉर्डिंग, कि ऑनरशिप के अकॉर्डिंग जो सोर्स होता है वो कितने तरह का होता है, ठीक, वो 2 तरह का होता है। अब वो मैं आगे पढ़ाऊंगी आप लोग को, ओके। हाँ तो चलिए पढ़ते हैं, ऑनर फंड एंड बोरोड फंड, ये अकॉर्डिंग टू ऑनरशिप है, ठीक है। ऑनरशिप के अकॉर्डिंग ये 2 टाइप का होता है, ऑनर फंड एंड बोरोड फंड, जिसे हम स्वामी पूंजी या फंड भी कहते हैं, और ये ऋण फंड या ऋण पूंजी भी होता है, ओके। इनमें डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं डिफरेंस पढ़ा देती हूँ एक बार। चलिए देखिए, अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस के लिए मैंने बेसिस लिख रखे हैं कि किस बेसिस पे मैं दोनों में डिफरेंस आप लोगों को बताने चाहूँगी। सबसे पहले हम जानेंगे इसकी मीनिंग को, ठीक। इसकी मीनिंग क्या होती है, फंड प्रोवाइडेड बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस, स्वामी द्वारा प्रदान किया गया फंड। देखिए स्वामी, अब ऑनर कौन होता है, जो बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है, डेफिनेटली, ओके। अब मैं अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करने जा रही हूँ और मैंने कुछ पैसा लगा दिया अपने बिजनेस में, मान लीजिए मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, ठीक है, मैंने वो 1 लाख रुपए क्या कर दिए, बिजनेस में लगा दिए, इन्वेस्ट कर दिए, प्रोड्यूस कर दिए, तो वो जो 1 लाख रुपए हैं वो क्या हो जाएंगे, मेरे ऑनर फंड हो जाएगा वो मेरा। और मान लीजिए बिजनेस को आगे और ज़्यादा एक्सपेंड करने के लिए मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत और पड़ती है, तो मैं क्या ले लेती हूँ, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या कमर्शियल बैंक से उधार ले लेती हूँ, लोन ले लेती हूँ, तो यानी वो क्या हो जाएगा, मेरा बोरोड फंड हो जाएगा, जिसे मैं कहूँगी, जिसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, टेकन बाय बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ लोन, लोन के रूप में, यानी ऋण के रूप में लिया गया धन या लिया गया फाइनेंस जो होता है, व्यवसाय द्वारा ऋण के रूप में प्राप्त किया जाता है ये, ठीक। तो ये क्या थी इसकी मीनिंग। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं टाइप्स, कि ऑनर फंड में क्या क्या होता है। पहला इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिटेन अर्निंग, और ये कुछ टर्म है आपकी एडीआर, जीडीआर, आईडीआर, एक्सप्लेनेशन आगे पढ़ेंगे हम लोग इसकी, ठीक। ये इन सब के एक्सप्लेनेशन आगे पढ़ेंगे हम लोग। और इसके अंदर क्या होता है, डिबेंचर एंड बॉन्ड्स, ठीक, और ये लोन्स होते हैं। लोन हम दोनों से ले सकते हैं, बता चुकी हूँ मैं, कमर्शियल बैंक से भी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी, व्यापारिक बैंकों से भी ले सकते हैं और वित्तीय संस्थाओं से भी ले सकते हैं, ओके। चलिए देखिए, फिर बात करते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ सिक्योरिटी, प्रतिभूति की आवश्यकता। अब आप लोग बताइए, आप लोग अगर कहीं जाते हैं लोन लेने, ठीक है, तो वो क्या आप लोगों से बिना कुछ लिए आपको लोन दे देता है, नहीं ना। लोन के लिए क्या चाहिए होता है, हमें सिक्योरिटी चाहिए होती है, यानी कोलेटरल सिक्योरिटी भी कहते हैं, जिसे यानी कुछ ना कुछ हमें सामने वाले के पास रखना पड़ता है, जिसे कहते हैं गिरवी रखना पड़ता है, एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, ठीक। तो बोरोड फंड के लिए तो सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट होती है, डेफिनेटली लोन लेने जा रहे हैं आप लोग, लेकिन इसके लिए
ऑनर फंड के लिए। अब मैं खुद के बिजनेस में 1 लाख रुपए लगाने जा रही हूँ, इन्वेस्ट करने जा रही हूँ, तो मैं किस चीज़ की सिक्योरिटी लूँगी? खुद से नहीं ना। तो रिक्वायरमेंट ऑफ सिक्योरिटी ऑनर फंड में नहीं होती है और बोरोड फंड में होती है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं कंसिडरेशन। अब जो ऑनर फंड होता है, जो फाइनेंस देता है हमें, पैसे देता है हमें, उसकी कंसिडरेशन क्या होती है ना? व्हाट इज द कंसिडरेशन? कंसिडरेशन मीन्स वो क्या सोच के देता है, मतलब उसको रिटर्न में क्या मिलने वाला होता है। ठीक है, प्रतिफल कहते हैं जिसे हिंदी में। तो इनको रिटर्न में ऑनर्स को क्या मिलता है? प्रॉफिट। कंपनी के मालिक है भाई ये, तो क्या मिलेगा इन्हें? प्रॉफिट मिलेगा। और एक पार्ट होता है डिविडेंड, यानी पूरा प्रॉफिट नहीं होता है, प्रॉफिट का एक पार्ट होता है। देखो जैसे हिंदी में जिसे लाभ कहते हैं और इसे लाभांश कहते हैं, यानी लाभांश में पार्ट ऑफ द प्रॉफिट। ओके, उसके बाद इन लोगों को क्या मिलता है? बोरोड फंड वालों को क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज मिलता है। ठीक है, फिर बात करते हैं पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट की, कि ये जो लोग हैं हमें पैसे देते हैं वो किस टर्म के लिए देते हैं। तो ये लोग हमें लॉन्ग टर्म के लिए देते हैं, दीर्घकालीन वित्त देते हैं ये लोग हमें। ठीक, और ये मीडियम और शॉर्ट टर्म कुछ भी हो सकता है। ये तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आगे। ठीक है, इससे पहले जो मैंने पढ़ाया था वो इजी पढ़ाया था। फिर कंट्रोल ओवर बिजनेस। अब बिजनेस में बताइए ऑनर्स का वो होगा, कंट्रोल होगा, या बोरोड फंड जो हमें प्रोवाइड करवाएंगे उनका होगा? डेफिनेटली मालिक ये है तो इनका होगा, इनका कंट्रोल होता है बिजनेस पर, इनका कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, ये क्या पढ़ा आपने? डिफरेंस पढ़ा है इसके बीच में ऑनर फंड और बोरोड फंड के बारे में। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके इनकी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इक्विटी शेयर्स को। ओके, चलिए हम लोग पढ़ते हैं आपका इक्विटी शेयर्स। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे अंश, शेयर्स होते क्या हैं। ठीक है, तो देखिए जो आपकी रजिस्टर्ड कैपिटल होती है, रजिस्टर्ड कैपिटल इज डिवाइडेड इन स्मॉल यूनिट्स इज कॉल्ड शेयर। जो आपकी रजिस्टर्ड कैपिटल है, जब हम उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, यानी कुछ हिस्सों में बांट देते हैं, तो वो जो स्मॉल यूनिट होती है, दैट स्मॉल यूनिट इज नोन एज दी शेयर्स। ठीक है, रजिस्टर्ड पूंजी को छोटी छोटी इकाइयों में बांट दिया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? आपका शेयर्स कहते हैं। ठीक है, अब जो आपके शेयर्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है आपका इक्विटी शेयर्स और एक होता है आपका प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक, जिसे हम समता अंश और पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे आपके समता अंश। जो इक्विटी शेयर्स होते हैं, कोई कंपनी इक्विटी शेयर इशू करती है तो कंपनी को क्या एडवांटेज होती है और इन्वेस्टर्स को क्या एडवांटेजेस होती है। ठीक, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इन्वेस्टर्स को क्या एडवांटेजेस होती हैं। पहला, टू पार्टिसिपेट इन मैनेजरियल एक्टिविटीज़। मैनेजरियल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स। कैसे? उनके पास वोटिंग राइट हो जाता है, वोटिंग राइट मिल जाता है उन्हें। मान लीजिए कंपनी क्या करती है, कोई पॉलिसी वगैरह बनाती है, ठीक, डिसीजन लेना है कोई भी, तो वो डिसीजन लिया जा सकता है। उस डिसीजन में पार्टिसिपेट करते हैं कौन? इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनके पास क्या होता है? आपका वोटिंग राइट होता है। ओके, प्रबंधकीय क्रियाओं में भाग लेना क्या मिल जाता है? निवेशकर्ता को प्रबंधकीय क्रियाओं में आसानी से भाग ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास वोट करने का अधिकार होता है। ओके, उसके बाद है टू अर्न मोर बाय वे ऑफ डिविडेंड। लाभांश के रूप में अधिक अर्जन करना, अधिक धन अर्जित करना या अर्जन करना। नॉर्मली देखिए जो कंपनी को प्रॉफिट होता है, ठीक, पहले तो वो क्या कर लेते हैं, डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे कर देते हैं। उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है उसमें से क्या करते हैं, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उन्हें प्रॉफिट दे देते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक डेफिनेट अमाउंट के लिए होते हैं। ठीक, उनका जो डिविडेंड होता है वो फिक्स्ड होता है, तो फिक्स डिविडेंड उन्हें दे देते हैं। उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट रह जाता है वो डिवाइड कर दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को। किसको मिल जाता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स को। ओके, तो वो क्या कर सकते हैं? टू अर्न मोर बाय वे ऑफ डिविडेंड। उसके बाद आता है टू अर्न कैपिटल प्रॉफिट, पूंजीगत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पूंजीगत लाभ प्राप्त करने का क्या मतलब है? देखिए अभी किसी कंपनी के ना मैंने शेयर्स खरीद लिए, ठीक है, वो मान लीजिए डिस्काउंट पे मिल गए मुझे, 8 या 9 रुपए में मिल गए, लेकिन कुछ दिनों बाद वो कंपनी क्या हो जाती है, ग्रोथ करती है, तो उसकी मार्केट में वैल्यू काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो अब जो उसके शेयर पहले मैंने 8 या 9 रुपए में खरीदे थे, अब वो डिस्काउंट पे ना देके मुझे प्रीमियम पे दे रही है, यानी एक्स्ट्रा रुपीज़ में दे रही है। अब वो शेयर्स 15 रुपये के मिल रहे हैं, ठीक, तो 15 और 8 जो 7 रुपये का डिफरेंस रह गया आपका, 15 और 8 7 रुपीज़ का जो डिफरेंस रह गया वो आपका कैपिटल प्रॉफिट हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, मतलब आज मैंने सस्ता खरीदा और कल को जब उस कंपनी के शेयर्स की वैल्यू बढ़ गई तो मैं उन्हें क्या कर दूंगी, सेल कर दूंगी। ठीक, सेल करने के बाद जो मुझे रिसीव होगा वो मेरा क्या होगा, कैपिटल प्रॉफिट्स होंगे। ठीक, तो ये हमने क्या पढ़ी है, एडवांटेजेस पढ़ी हैं। किसके लिए पढ़ी है? इन्वेस्टर्स के लिए। ठीक है,
अब देखते हैं कोई कंपनी जो होती है वो इक्विटी शेयर्स क्यों इशू करती है, उसे क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो देखिए सबसे पहला फ़ायदा अरेंजमेंट ऑफ परमानेंट कैपिटल। कंपनी को क्या मिल जाती है, परमानेंट कैपिटल मिल जाती है। परमानेंट इन द सेंस कि जब जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उनको जो पैसा वो देते हैं ना हमें, एट द एंड ही रिटर्न करना पड़ता है। एट द एंड मीन्स एट द एंड ऑफ द कंपनी, ठीक, मतलब कंपनी जब आपकी बिल्कुल एंड में होती है, ख़त्म होने वाली होती है, वाइंडिंग अप की सिचुएशन में होती है, तब उन्हें हम पैसा रिटर्न करते हैं। ठीक, तो क्या मिल जाता है हमें, परमानेंट कैपिटल मिल जाती है, स्थायी पूंजी की व्यवस्था हो जाती है। ठीक है, फिर नो फिक्स्ड बर्डन। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि इंटरेस्ट देने के बाद, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देने के बाद जो पैसा बचता है वो किसको दे दिया जाता है, आपके इक्विटी शेयर होल्डर को। तो कोई फीस बर्डन नहीं होता है हमारे ऊपर कि नहीं भाई हमें तो पर मंथ 1 लाख रुपए देना ही देना है या पर ईयर हमें 1 लाख रुपए देना ही देना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कोई फिक्स बर्डन नहीं है। प्रॉफिट होता है तो हम देते हैं, अदरवाइज नहीं देते हैं। ओके, उसके बाद आता है इंक्रीज इन क्रेडिट वर्थनेस। तो देखिए जो जिसकी इक्विटी शेयर कैपिटल ज़्यादा होती है उसकी क्रेडिट वर्थनेस बहुत ज़्यादा होती है। क्रेडिट वर्थनेस मीन्स साख में वृद्धि हो जाती है। मीन्स जिसकी, जाहिर सी बात है यार, इक्विटी के रेट जिसके बहुत ज़्यादा होंगे, इक्विटी शेयर ज़्यादा होगा तो उसको आसानी से कहीं से भी उधार मिल जाएगा। ठीक, तो क्रेडिट वर्थनेस उसकी इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद है नो नीड ऑफ मॉर्गेजेस। किसी बंधक की आवश्यकता नहीं होती। अभी मैंने जब आप लोगों को डिफरेंस पढ़ाया था तभी बताया था मैंने आप लोगों को कि ऑनर फंड को लेने के लिए किसी किसकी ज़रूरत नहीं होती है, हमारे पास किसी सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं होती है। नो रिक्वायरमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़। ठीक, तो किसी मॉर्गेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है कंपनी को। ओके गाइस, तो ये क्या पढ़ा आप लोगों ने, इक्विटी शेयर्स के बारे में पढ़ा है। इक्विटी शेयर्स की क्या पढ़ी हमने, एडवांटेज, किसके लिए, इन्वेस्टर्स के लिए और कंपनी के लिए। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे इसकी डिसएडवांटेजेस, हानियाँ। ओके, तो देखिए डिसएडवांटेजेस अभी हमने पढ़ी, एडवांटेजेस अब हम पढ़ेंगे डिसएडवांटेजेस कि इन्वेस्टर्स को और कंपनी को इक्विटी शेयर्स को इशू करके किस तरह की डिसएडवांटेजेस होती हैं, यानी किस तरह के लॉसेस होते हैं। तो सबसे पहला अनसर्टेन इनकम, अनिश्चित आय होती है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि कंपनी को अगर क्या होता है, किसी भी तरह का प्रॉफिट होता है तो कंपनी सबसे पहले क्या कर देती है, इंटरेस्ट पे करती है। देन जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उनका डेफिनेट क्या कर देती है, उन्हें प्रॉफिट दे देती है। उसके बाद रिमेनिंग पार्ट जो बचता है वो दे दिया जाता है किसे, इक्विटी शेयर होल्डर को। अब जाहिर सी बात है जितना बचेगा, अगर ज़्यादा बच गया तो ज़्यादा, कम बचेगा तो कम मिलेगा उन्हें। तो उनकी इनकम कैसी होती है, यहाँ पे अनसर्टेन होती है। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ना बचे, नहीं बचेगा तो उन्हें मिलेगा भी नहीं। ठीक है, उसके बाद आता है लॉस ड्यू टू दी रिसेशन, मंदी के कारण हानि। देखो रिसेशन टाइम पीरियड क्या होता है, मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में बताया हुआ है रिसेशन क्या होता है। रिसेशन के टाइम पीरियड में क्या होता है, हर चीज़ के जो प्राइसेस होते हैं ना वो डाउन हो जाते हैं। ठीक, तो हमने जो इक्विटी शेयर्स वगैरह खरीदे हुए उसके प्राइसेस भी क्या हो जाते हैं, डाउन हो जाते हैं। अब जब जाहिर सी बात है कंपनी के शेयर्स गिर जाएंगे तो हमारा डिविडेंड भी ऑलरेडी डाउन हो जाएगा ना, तो इनको रिसेशन में इस तरह की हानि हो जाती है कि इनके डिविडेंड का जो रेट हो वो तो होता है वो कम हो जाता है। उनके जो शेयर्स उन्होंने खरीद रखे होते हैं उनके रेट कम हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके का लॉस है इन लोगों को। लॉस ड्यू टू द लिक्विडेशन, समापन के कारण हानि। मैंने आप लोगों को बताया था वाइंडिंग अप, जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं क्या होता है, इन्हें कब मिलता है, जो पैसा एक बार ये लगा देते हैं इन्हें एट द एंड ऑफ द कंपनी मिलता है, यानी जब कंपनी ख़त्म होने वाली होती है वाइंडिंग अप के टाइम पे, लिक्विडेशन के टाइम पे। लेकिन लॉस ड्यू टू द लिक्विडेशन इसका मतलब ये है कि जो इक्विटी शेयर होल्डर हैं उन्हें सबका पैसा वापस करने के बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा दिया जाता है। ठीक है, और कई बार क्या होता है जब मतलब लॉस बहुत ज़्यादा होता है तो फिर मतलब कि उनको ऐसे भी रहने दिया जाता है या बाद में कह देते हैं पे करने के लिए या किसी और फॉर्म वगैरह में। ठीक है, तो नॉर्मली क्या है, समापन के कारण यही हानि होती है इन्हें। ठीक, कि एट लास्ट इन्हें मिलता है, सबको मिल जाने के बाद मिलता है। लॉस ड्यू टू दी स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन क्या होता है, सट्टा। देखो कुछ लोग तो पैसा सिर्फ किस लिए इन्वेस्ट करते हैं, लाइक गैमलिंग टाइप होती है स्पेकुलेशन के लिए। अब स्पेकुलेशन करने से क्या होता है, मार्केट प्राइस में चेंजेस होते रहते हैं, कभी मार्केट प्राइस कम होता है तो कभी मार्केट प्राइस ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, ये अप एंड डाउन्स चलते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है इनकी इनकम अनसर्टेन हो जाती है, कभी कम तो कभी ज़्यादा। तो ये क्या हो गया, आपके लॉस हो गए या एक तरीके से डिसएडवांटेज हो गई जो कि इन्वेस्टर्स को होती है। ठीक, अब जानेंगे हम लोग कि कंपनी को किस तरह की डिसएडवांटेजेस होती हैं। सबसे पहला नो फ्लेक्सिबिलिटी इन द कैपिटल स्ट्रक्चर, पूंजी संरचना में परिवर्तन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को बताया अगर कंपनी ने फाइनेंस इक्विटी शेयर्स को इशू करके लिया है तो क्या होगा, फिर
एट द एंड ही देगी कंपनी इक्विटी शेयर्स को पैसा। तो अगर एक बार कंपनी ने इक्विटी शेयर इशू कर दिए तो अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में वो कोई परिवर्तन नहीं कर सकती, कोई चेंज नहीं कर सकती। ठीक, दूसरा लॉस ड्यू टू द इंटरफेरेंस। अब पहले हमने बताया था ना कि इक्विटी शेयर होल्डर को क्या होता है, वोटिंग राइट होता है, और जब इनके पास वोटिंग राइट है तो वो बार बार क्या करते हैं, इंटरफेयर करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, ठीक है, तो कंपनी को क्या, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग बुलाओ, फिर जिनके वोटिंग राइट है कोई वोट करेगा तो ठीक है, अदरवाइज वो डिसीजन आपका पेंडिंग रह जाता है। या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स खरीद लेते हैं कंपनी के, फिर उनका क्या हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है कंपनी में, वो जैसा चाहते हैं वैसा कंपनी को चलाते हैं, तो कंपनी को इस तरीके का लॉस होता है। ठीक है, फिर मोर फ्लोटेशन कॉस्ट। देखो अदर सिक्योरिटीज़, बहुत सारी सिक्योरिटीज़ है, लाइक प्रेफरेंस शेयर हो गया, डिबेंचर हो गया और इक्विटी शेयर हो गया। ठीक, सबको इशू करने में इतना खर्चा नहीं करना पड़ता, इतना एक्सपेंस नहीं लगाना पड़ता जितना इक्विटी शेयर्स के लिए लगाना पड़ता है। फ्लोटेशन कॉस्ट इज नॉर्मली इशूइंग कॉस्ट। ठीक है, इक्विटी शेयर्स को इशू करने की जो कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है इसके अंदर। ठीक, तीसरा नो टैक्स एडवांटेजेस। देखो जब हम लोग डिबेंचर इशू करते हैं तो उसके बदले भी हमें पैसा मिलता है, लेकिन रिटर्न क्या करते हैं हम लोग, इंटरेस्ट रिटर्न करते हैं। तो जब हम लोग अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ पे इंटरेस्ट को एज ए एक्सपेंस दिखा देते हैं, तो हमें टैक्स थोड़ा कम देना पड़ता है। लेकिन डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ इनकम, तो इनकम पे किसी भी तरीके का कोई भी रिलीफ हमें नहीं मिलता है, तो हमें पूरा टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, तो ये क्या था आपका डिसएडवांटेजेस थी। आज हमने ये जो पढ़ा है सब कुछ किसके बारे में पढ़ा है, इक्विटी शेयर्स के बारे में पढ़ा है। ठीक है, अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में पढ़ाऊंगी कि प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, ये सब कुछ। ओके गाइस, चलिए देखिए, अगर फिर भी मैं बोल रही हूँ अगर आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आएगा तो आप लोग मुझे बता जरूर दीजिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।